हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनिता क्लासेस। आई एम शिवम पांडे और आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दोस्तों, हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहली जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, उसके 4 चैप्टर्स, और फिर सेल द स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पहले पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन प्लस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके साथ में प्रोवाइड करते हैं वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप हम पे ट्रस्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर बने रहेंगे तो नीट में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। शुरू करते हैं। द सेल साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल सेल ग्रो, परफॉर्म इट्स असाइन फंक्शंस, replicate and divide. For eukaryotic cells, the cell cycle consists of 2 general phases, interphase and the mitotic phase. Cell division is part of the life cycle for almost every cell. It is a more complicated process in eukaryotic than prokaryotic cells. Eukaryotes have multiple chromosomes and many organelles, all of which must be duplicated and separated for the cell to divide. सेल साइकिल जो है कोशिका का जो जीवन चक्र है, ठीक है। सेल साइकिल जो है वह एक कोशिका का जीवन चक्र है। अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो कोशिका होती है वह बढ़ती है, अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को करती है, रिप्लिकेट करती है। मतलब कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट करता है। यहाँ रिप्लिकेट शब्द का मतलब है कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है उसका रिप्लिकेशन होता है, उसकी कॉपी बनती है। एंड डिवाइड, उसके बाद सेल क्या करती है, डिवाइड कर जाती है, विभाजित हो जाती है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो सेल साइकिल है उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। सेल डिवीजन सभी जितनी कोशिकाएं हैं सभी के लाइफ साइकिल का क्या है, पार्ट है। मतलब हर सेल के अंदर डिवीजन होना है, उनके लाइफ साइकिल में एक बार उनमें डिवीजन होना है। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो उनमें डिवीजन होगा। यह बहुत ही जटिल प्रोसेस है यूकैरियोटिक के अंदर। सेल साइकिल सेल जो डिवीजन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक से कंपेरिजन करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में एक सिंपल प्रोसेस होता है। रीजन ये हो जाता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, और सेल को डिवाइड करने से पहले इन सब की कॉपी बनानी पड़ती है। क्योंकि जब वो सारे ऑर्गेनेल्स को, सारे क्रोमोसोम्स का कॉपी बना लेगा, 2-2 कर लेगा, उसके बाद सेल क्या करेगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब दोनों नई सेल्स जो बनने वाली हैं उनमें भी सारे क्रोमोसोम्स होंगे, सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इवेंचुअली divides into 2 daughter cells is known as cell cycle. घटनाओं का एक क्रम जिसके दौरान एक कोशिका जो होती है अपने जीनोम की, जो उसके अंदर जीन है, क्रोमोसोम है, उसकी कॉपी बनाती है, सारे दूसरे सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी बनाती है, और अंत में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है। इस पूरी घटना को हम सेल साइकिल कहते हैं। द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सेल साइकिल के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं वे सभी जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं, जीन्स के कंट्रोल में होती हैं, उन पे जीन्स का नियंत्रण होता है। फेजेज ऑफ द सेल साइकिल। अब आप ये सोच रहे हो कि जीन्स क्या होते हैं, तो जीन्स या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वे एक यूनिट हैं जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। वही रिस्पॉन्सिबल हैं सारे कैरेक्टर्स के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, उसका रंग कैसा होगा, आँखें कैसी होंगी, कैसे वॉइस होगी, नाक, कान, मुंह, एवरीथिंग, उसकी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड कौन करता है, जीन करता है। इसके बारे में आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। अब देखेंगे सेल साइकिल में कौन कौन से फेज आते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल।
सेल साइकिल जो कोशिका का जीवन चक्र होता है उसकी जो अवधि होती है वह हर प्राणी में, ठीक है, बदलता रहता है और हर कोशिकाओं में भी बदलता रहा है। एक सेल से दूसरे सेल में वह जो समय की अवधि वह बदल जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन ह्यूमन्स इज 24 आवर्स एंड इन ईस्ट इज 90 मिनट। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 phases, इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज, एम फेज डिवाइडिंग फेज। ह्यूमंस में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वह 24 आवर्स है, 24 आवर्स लगते हैं एक सेल को डिवाइड होने में, जबकि ईस्ट में ओनली 90 मिनट है। सेल साइकिल में 2 पार्ट होते हैं, 2 फेज होते हैं। पहला होता है इंटरफेज, इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान सेल अपने न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाती है, अपने साइज को बड़ा करती है ताकि डिवाइड कर सके। और एम फेज में क्या होता है, माइटोटिक फेज कहते हैं उसको, उस दौरान डिवीजन होता है। तो सबसे पहले आता है इंटरफेज। द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स इज टर्म्ड एज इंटरफेज। 2 सेल डिविजन्स के बीच का जो इंटरवल होता है, मतलब 2 माइटोटिक फेज के बीच का जो समय होता है उसे हम इंटरफेज कहते हैं, क्योंकि माइटोटिक फेज के दौरान ही सेल डिवाइड करती है। बाकी इंटरफेज के दौरान सेल क्या करती है, अपने साइज को बड़ा करती है, न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करती है, क्योंकि डिवीजन करने के लिए उसको डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, सारे ऑर्गेनेल्स को कॉपी करके फिर उसके जैसे 2-2 बनाने पड़ेंगे। इस दौर के लिए क्या करती है, इंटरफेज के दौरान वो अपने पोषण को बढ़ाती है, साइज को बड़ा करती है ताकि डिवाइड कर सके। Interphase involves a series of changes that prepare a cell for division. It is the period during which the cell experiences growth and DNA replication in an orderly manner. यह एक समय है, ठीक है, एक यहाँ पे कई सारे लगातार आपको बदलाव दिखते हैं, ठीक है। सेल के अंदर ढेर सारे परिवर्तन आते हैं क्योंकि वह खुद को डिवीजन के लिए तैयार कर रही होती है। यह वह अवधि है जिसके दौरान सेल क्या करती है, उसमें ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। इस अवधि में डीएनए का रेप्लिकेशन सेल कर लेती है, डीएनए की कॉपी बना लेती है ताकि जब डिवाइड करे 2 कॉपी डीएनए रहे तो एक कॉपी एक सेल को दे दे, दूसरी कॉपी दूसरे सेल को दे दे। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द सेल साइकिल एंड ऑक्यूपाइज मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। यह सबसे बड़ा पीरियड होता है सेल साइकिल के दौरान का, और इसमें सेल साइकिल का टोटल टाइमिंग है उसका 95% इंटरफेज को चला जाता है। मतलब इंटरफेज 95% समय ले लेती है, केवल बाकी बचे 5% टाइम में ही सेल डिवाइड कर जाती है। यह सबसे लंबा पेज है। अगर 24 आवर्स से आप कैलकुलेट कर लोगे तो वही लगभग आपका क्या आ जाएगा, 22.8 आवर्स, इतना टाइम लग जाता है इंटरफेज को। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस। इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज को गैप 1 फेज भी कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रोथ। इट इज़ द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेल ग्रोज एंड प्रिपेयर्स इट्स DNA फॉर रिप्लिकेशन। यह ग्रोथ का पहला फेज है, पहला चरण है, और इस चरण के दौरान जो कोशिका होती है वह बढ़ती है, अपने अंदर डीएनए की मात्रा को बढ़ाती है, डीएनए तैयार करती है, क्योंकि उसे डीएनए रेप्लिकेशन करना है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान उसे 2 कॉपी डीएनए करना है। भाई एक कॉपी तो उसके पास है, उससे 1 कॉपी और बनानी है डीएनए की, ताकि दोनों में बराबर वो डीएनए दे सके। तो इस दौरान सेल क्या करती है, अपनी साइज को बढ़ाती है, अपने अंदर डीएनए को बनाती है। इन दिस फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के दौरान, इस चरण के दौरान सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है। मतलब बार बार वो क्या करती है, रिएक्शन करती रहती है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाती रहती है, साथ में अपनी साइज को भी बढ़ाती रहती है, ढेर सारा एनर्जी सेल लेती रहती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक्टिव होता है, हमेशा कंटिन्यू वर्क करता रहता है। इस समय जो सेल होती है वह ढेर सारा प्रोटीन और आरएनए बनाती है, क्योंकि डिवाइड करना है 2 सेल में तो उसे ढेर सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो प्रोटीन और आरएनए की मात्रा को भी ढेर सारा बना के रख लेती है। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एमिनो एसिड्स फॉर हिस्टोन सिंथेसिस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म। इस दौरान ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड, तो जो डीएनए के लिए, क्यों पता है ना, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। साथ ही साथ प्रोटीन बनाना है तो ढेर सारा एमिनो एसिड बनाएगा, और हिस्टोन भी बनाना है, हिस्टोन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। तो इस दौरान सेल जो होती है ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड, ठीक है, और एनर्जी रिच कंपाउंड को बनाती है।
G1 फेज के बाद आता है यस फेज। यस फेज को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, मतलब निर्माण वाला चरण, यहाँ पे कंटिन्यू निर्माण होगा। इट इज़ द स्टेज ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस अकर्स। यह वह स्टेज है जिस दौरान डीएनए बनता है। इस समय सेल डीएनए को बनाएगी, क्योंकि अब भाई वो न्यूक्लियोटाइड्स बना रही थी, हिस्टोन बना रही थी, ठीक है, तो किस लिए बना रही थी? डीएनए के लिए ही बना रही थी, क्योंकि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो डीएनए बनाने के लिए ही सेल गैप 1 में क्या बना रही थी? न्यूक्लियोटाइड्स बना रही थी, हिस्टोन बना रही थी। इन दिस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। इस दौरान डीएनए की जो मात्रा होती है दोगुनी हो जाती है, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोमों की संख्या बराबर रहती है, वही रहती है जो पहले। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो यहाँ पे 23 पेयर्स रहेंगे, ठीक है। अगर कोई सेल, ह्यूमन बॉडी की कोई सेल यस फेज को क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद उस सेल में क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स ही होंगे, लेकिन हाँ डीएनए की मात्रा दोगुनी हो चुकी। अब उस डीएनए को से ही क्या करेगा, वो बाद में कॉपी तैयार करके दूसरी सेल को दे देगा। इस क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब हर क्रोमोसोम में 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, क्योंकि एक सिस्टर क्रोमेटिड्स को कहाँ जाना है? दूसरी सेल में जाना है। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सेंट्रोमियर। द सेल इज नाउ कमिटेड टू डिवीजन। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वे सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब सेल क्या है? डिवीजन के लिए एकदम तैयार हो गई है। इसके बाद आता है G2 फेज। In this phase, the cell continues to grow and prepares itself for division. G2 फेज के बाद सेल क्या करती है? लगातार बढ़ती रहती है और खुद को डिवीजन के लिए तैयार करती है। The proteins and RNA required for mitosis are synthesized during this stage. प्रोटीन और RNA जो माइटोसिस के लिए आवश्यक हैं, उनका निर्माण इसी चरण में होता है। प्रोटीन और RNA को ही बना लेगा सेल। G0 और क्विसेंट फेज, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फेज भी आता है सेल के अंदर, G0 या क्विसेंट फेज। इज द स्टेज वेयर इन सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड टू डू सो। सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है, लेकिन आगे वो डिवाइड नहीं करती है जब तक उसको कहा नहीं जाए। मतलब सेल क्या करती है? एग्जिट कर देती है, डिवीजन वाले स्टेज को एग्जिट कर देती है। सच सेल्स आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द सेल्स लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी। ऐसे कोशिकाओं का इस्तेमाल, अगर इंजरी के दौरान जो कोशिकाएं नष्ट हो गई होती हैं, उन्हें ऐसी कोशिकाओं को उन जगहों पे भेजा जाता है। इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ शॉर्टर फेज ऑफ द सेल साइकिल कॉल्ड द माइटोटिक फेज। और इंटरफेज के बाद क्या आता है? एक छोटा सा फेज आता है जिसको माइटोटिक फेज कहते हैं, डिवीजन फेज कहते हैं। दोस्तों G0 और क्विसेंट फेज से 2019 में क्वेश्चन आया था। तो इस दौरान जो सेल है वह सेल साइकिल को एग्जिट करती है, ठीक है, उससे बाहर निकल आती है। अब यहाँ आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ। सेल साइकिल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरफेज में और एम फेज। इंटरफेज में 3 पार्ट होते हैं, G1 फेज गैप 1, यस फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज गैप 2। अब एम फेज में 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में 4 पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं एम फेज की तरफ। अ सेल रिप्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज। एक सेल जो है वह माइटोटिक फेज के दौरान क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है, कह सकते हैं, क्योंकि वो अब 2 नए कोशिका बनाने वाली है। द माइटोटिक फेज हैज़ 2 स्टेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोटिक फेज में 2 स्टेज आते हैं, पहले को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, दूसरे को साइटोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियो, क्योंकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर डिवीजन प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसके दौरान 2 डॉटर न्यूक्लियाई जन्म लेते हैं। साइटोकाइनेसिस इट इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन प्रोड्यूसिंग 2 रफली इक्वल सेल्स कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। इस दौरान सेल को क्या होती है? पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देते हैं, और जिससे 2 लगभग बराबर क्या होती है? नई कोशिकाएं बनती हैं, नई डॉटर सेल्स बन जाती हैं। The mitotic phase of the cell cycle alternates with the much longer interphase.
जो माइटोटिक फेज है वह लगातार इंटरफेज के साथ बदलती रहती है, क्योंकि एक बार माइटोटिक फेज होगा, 2 नई कोशिकाएं बनेंगी, अब फिर से इंटरफेज शुरू होगा, उन नई कोशिकाओं का इंटरफेज शुरू होगा। अब ये भी क्या होंगी, लगातार बढ़ेंगी, ठीक है, वे भी पूरी तरीके से बढ़ लेंगी, प्रोटीन, हिस्टोन, डीएनए सब बना लेंगी, तैयार हो जाएंगी, फिर उनमें भी डिवीजन होगा। तो बार बार ये क्या होते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं। अगला पॉइंट आता है लेंथ ऑफ अ सेल साइकिल। एक सेल साइकिल की लंबाई कितनी होती है। द टाइम इट टेक्स अ सेल टू कंप्लीट द सेल साइकिल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल दैट इज डिवाइडिंग। जो भी समय कोशिका लेती है सेल साइकिल के दौरान, वह डिपेंड करता है कि किस तरह की कोशिका डिवाइड कर रही है, कोशिका डिवाइड करने वाली कोशिका है कैसी, इस बात पर बहुत निर्भर करता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी कैन कंप्लीट द सेल साइकिल इन अबाउट 24 आवर्स। ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर जो कोशिकाएं हैं वे सेल साइकिल को 24 घंटे में पूरा कर लेती हैं। ऑफ दिस टाइम, इस समय की में से द एम फेज वुड ऑक्यूपाई मोर देन 1 आवर। जो माइटोटिक फेज है वह 1 घंटे से ज़्यादा लेती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि 22.8 आवर्स तो जो है वो आपकी इंटरफेज ले लेती है, बचा हुआ 1.2 आवर्स क्या है, वह माइटोटिक फेज लेगी। तो मोर देन 1 आवर क्या होती है, माइटोटिक फेज लेती है। द यस फेज वुड लास्ट 10 to 12 आवर्स। सिंथेसिस फेज में 10 से 12 घंटे लगते हैं। मीन्स आप बोल सकते हो कि जो सिंथेसिस फेज होता है वह सेल साइकिल का आधा समय अकेले लेता है, हाफ ऑफ द सेल साइकिल। द G2 फेज टिपिकली टेक्स 4 to 6 आवर्स। जो G2 फेज है, ठीक है, गैप 2 फेज है, वह 4 से 6 घंटे ले लेती है। एंड द G1 फेज यूजुअली ऑक्यूपाइज 5 to 6 आवर। और जो G1 फेज है वह 5 से 6 घंटे ले लेती है। दिस फेज इज हाउएवर द मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यह फेज जो है उसमें सबसे ज़्यादा हमको परिवर्तन देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में। तो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने एक फिगर दिखाया है कि देखिए कि इसे G0 फेज वो फेज है जब सेल साइकिल क्या करती है, अरेस्ट कर देती है, एग्जिट कर लेती है सेल साइकिल से, ठीक है। फिर आप G1 फेज देख रहे हो, जो सेलुलर कंटेंट है क्रोमोसोम को छोड़ के उन्हें डुप्लीकेट किया जाता है। जीवन में क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी सबका कॉपी बना लिया जाता है। जीवन में क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबका कॉपी बना लिया जाता है। यस फेज के दौरान क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उनका डुप्लीकेट कॉपी बनाया जाता है। G2 के दौरान जो सेल होती है वह डबल चेक करती है, दोबारा से चेक करती है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बने हैं, जो कॉपी उनकी बनी है वह सही बनी है कि नहीं, क्या उनमें कुछ मरम्मत की ज़रूरत है, ये सब देख हो के। क्योंकि भाई कभी कभी पता है ना, अगर इन्हीं यही छोटी गलतियाँ कि अगर G2 फेज में वह क्रॉस चेक ना करे, जो डीएनए बनी है, जो कॉपी बनी है उसे एक बार फिर से चेक ना करे, अब किसी क्रोमोसोम में थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो जाए कहीं से, तो फिर उसके उस डेवलप करके जो नई सेल बनाएगा, फिर उससे जो बेबी बनेगा उसमें भी क्या होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और फिजिकली फिट नहीं होगा, न्यूरल प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब हेल्दी बेबी नहीं पैदा होगा। तो इसी तरीके से सेल क्या करती है, हर चीज़ को क्रॉस चेक करती है कि जो हमने क्रोमोसोम बनाया है वो सही है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको हम ठीक करेंगे, उसके बाद डिवीजन होगा। उसके बाद आता है माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आता है। माइटोसिस आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। Mitosis was first discovered in animal cells by Walter Fleming 1878. He also coined the term mitosis. तो 1878 में माइटोसिस की खोज एनिमल सेल के अंदर वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और वाल्टर फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस शब्द दिया था। स्ट्रैसबर्गर 1879 आइडेंटिफाइड माइटोसिस इन प्लांट सेल्स। जस्ट 1 आफ्टर लेटर, ठीक है, 1 साल के बाद ही स्ट्रैसबर्गर ने 1879 में प्लांट सेल में भी माइटोसिस को देखा। उन्होंने बताया कि भाई माइटोसिस केवल एनिमल सेल में नहीं होती है, माइटोसिस प्लांट सेल के अंदर भी होती है। माइटोसिस इज कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन सिंस इट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स। इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यह वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल में भी ही होती है। ऐसा नहीं है कि ये सेक्स सेल्स में नहीं होती है, गैमेटिक सेल्स में भी होती है। गैमेट्स वाले में भी माइटोसिस होता है, बट उनमें जिनमें जो सेक्स ऑर्गन है या प्लांट बॉडी जिनमें हैप्लॉइड होता है, जिनमें प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, ठीक है, गैमेटोफोटिक प्लांट बॉडी होती है, उनमें माइटोसिस के द्वारा ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर बॉडी डिप्लॉइड है तो माइटोसिस की जगह मियोसिस होता है, ठीक है, गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस होता है।
तो बताया कि ज़्यादातर क्या है, सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स में ही होता है, सही बात है। इन प्लांट्स एक्टिव सेंटर्स ऑफ माइटोसिस आर रूट एपेक्स एंड स्टेम एपेक्स। प्लांट में जो एक्टिव सेंटर है माइटोसिस के, वे कौन है, रूट एपेक्स और स्टेम एपेक्स हैं। वहीं पे क्या होता है, ज़्यादातर माइटोसिस होता है। द बेस्ट रीजन टू ऑब्जर्व माइटोसिस इन प्लांट्स इज रूट एपेक्स। अगर आपको देखना है माइटोसिस प्लांट सेल में कहाँ पे होता है, तो आप रूट एपेक्स सेल्स को लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उनमें आपको माइटोसिस सबसे अच्छे से दिखाई दे जाएगा। माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी रिमेन द सेम। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेनी जो बेबी बन रहा है और जो पेरेंट है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जबकि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि मियोसिस जिन सेल्स में होता है, ठीक है। तो अगर सेल पहले से डिप्लॉयड है, अगर उसके अंदर मियोसिस हो गया तो वह सेल हैप्लॉयड हो जाती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है। इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, वो कम कर देता है क्रोमोसोम नंबर को। Mitosis is the process of cell division wherein the chromosome replicate and get equally distributed into two daughter cells। यह सेल डिवीजन का वह तरीका है जहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है, रिप्लिकेट करता है, अपने जैसी कॉपी बनाता है, फिर दो डॉटर सेल्स में बराबर बराबर बट जाता है। द क्रोमोसोम नंबर इन ईच डॉटर सेल्स इज इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल, इट मीन्स डिप्लॉयड, हेंस माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। होता है कि क्रोमोसोम की जो संख्या होती है डॉटर सेल्स में उतनी ही होती है जितने कि उनके पेरेंट सेल में थी, मतलब पेरेंट सेल में डिप्लॉयड थी तो डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉयड ही रहेगी क्रोमोसोम की संख्या, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। फेजेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज लास्ट स्टेज। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट द माइटोटिक फेज। इसमें 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोफेज, ठीक है, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा और आखिरी स्टेप होता है टेलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और सेल साइकिल जो है माइटोटिक फेज जो है वह कंप्लीट हो जाती है। तो हम बारी बारी सबको देखते हैं। पहले आप फिगर देख लीजिए। इंटरफेज के बाद क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ। इंटरफेज में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम के सब बंडल वंडल बन गए हैं। क्रोमोसोम में क्या है, प्रोफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। प्रो मेटाफेज के अंदर क्या होंगे, धीरे धीरे दूर जाना शुरू होंगे। मेटाफेज में वे इक्वेटर पे चले जाएंगे। एनाफेज में क्या होंगे, वे अलग हो जाएंगे। और टेलोफेज में सेल क्या होगी, टूटना शुरू कर देगी। आखिर में 2 नई सेल्स बन जाएंगे। अब पॉइंट आता है प्रोफेज। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। इसको आप 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, अर्ली प्रोफेज। ये क्या है, अर्ली प्रोफेज। Centrioles start moving towards opposite poles of the nucleus cell. Both the centriole pairs radiate out fine microtubular fibrils called astral rays. सेंट्रियोल क्या करती है, धीरे धीरे अपोजिट पोल्स की ओर जाना शुरू कर देती है। जो न्यूक्लियोलस का सेल है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसके अपोजिट पोल्स की ओर सेंट्रियोल्स जाती हैं। दोनों ही जो सेंट्रियोल के पेयर्स हैं वे बाहर निकल छोटे छोटे रेसे जैसी संरचनाएं निकालती हैं, जिनको हम एस्ट्रल रेज कह रहे हैं। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूलर फाइब्रिल निकालती हैं जिन्हें एस्ट्रल रेज कहते हैं। इच पेयर ऑफ एस्ट्रल रेज अलॉन्ग विद सेंट्रियोल पेयर इज कॉल्ड एस्टर। एस्ट्रल रेज का जो हर जोड़ी होता है सेंट्रियोल के साथ, हम उसको एस्टर कहते हैं। द क्रोमेटिन रेटिकुलम डिसअपियर्स। अब क्रोमेटिन क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। क्रोमोसोम्स अपीयर एज लॉन्ग थ्रेड्स। क्रोमोसोम क्या होंगे, लंबे लंबे धागे के रूप में दिखने लगेंगे। न्यूक्लियस बिकम लेस डिस्टिंक्ट। अब न्यूक्लियस साफ साफ नहीं दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेंगे। मिडल प्रोफेज की बात करें तो द क्रोमेटिन कंडेंसेज इनटू क्रोमोसोम्स बाय डिहाइड्रेटिंग एंड कॉइलिंग। द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइंड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। फॉर द फर्स्ट टाइम दे कैन बी सीन विथ अ लाइट माइक्रोस्कोप। अब क्रोमेटिन क्या होगा, पूरी तरीके से जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जो सेल में फैला हुआ था वो इकट्ठा होगा क्रोमोसोम के रूप में, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग और कॉइलिंग के द्वारा। अब क्रोमोसोम जो होगा उसमें 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, एक जैसी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक। और दोनों ही क्या होती हैं, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो पहली बार आप लाइट माइक्रोस्कोप से सेल में क्रोमोसोम को देख सकते हो, ठीक है। यह स्टेज होता है जब क्रोमोसोम को देखा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ इमेज से किस तरीके की होती हैं क्रोमोसोम।
ये सेंट्रोमियर होता है, इस तरीके से होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो दो दिख रही हैं ना, अब क्या होगी, यहीं 20 से डिवाइड करेंगी और दो अलग अलग होके दोनों सेल्स में चली जाएंगी। इस तरीके से क्रोमोसोम अभी इस अवस्था में ऐसी होती है। अब आता है लेट प्रोफेज। यहाँ आप फिगर में देख रहे हो, देख पा रहे हो ना कि यहाँ क्रोमोसोम जैसा मैंने आपको बना के दिखाया वैसा ही क्रोमोसोम यहाँ पे भी उन्होंने दिखा रखा है। अ स्ट्रक्चर नोन एज द सेंट्रोमियर duplicates itself to form two daughter centrosomes that migrate to opposite ends of the cell। अब जो लेट प्रोफेज में होगा कि एक स्ट्रक्चर जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, वो डिप्लीकेट करेगा खुद को और दो डॉटर सेंट्रोसोम बनाएगा जो कि अपोजिट एंड्स की तरफ चल देंगी। द सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द माइटोटिक स्पिंडल। अब जो सेंट्रोसोम है वह माइक्रोट्यूब्यूल्स के उत्पादन को व्यवस्थित करेगा, ठीक है, और एक स्पिंडल फाइबर बनाएगा, धागे जैसा एक वो बना देगा स्ट्रक्चर जो कि जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी फट जाएगी, ठीक है, और ढेर सारे वेसिकल्स बनेंगे और न्यूक्लियस जो होगा वह गायब हो जाएगा। अब न्यूक्लियस गायब हो जाने वाला है। अब आता है मेटाफेज। तो आप देख रहे हैं ना कि ये देखिए जो सेंट्रोमियर से किनारे पे चले गए थे, ठीक है, सेंट्रोसोम जो थे, स्पिंडल पोल जो थे वो किनारे पे चले गए और रेसे जैसे स्ट्रक्चर इन्होंने बनाई और जाके खुद को सेंट्रोमियर से जोड़ लिया, क्योंकि अब एक खींचने की काम करेंगी। मेटाफेज की बात करें तो जो क्रोमोसोम होगा लेट बाय देयर सेंट्रोमियर्स माइग्रेट टू द इक्वेटोरियल प्लेन इन द मिडल लाइन ऑफ सेल। आपने देखा कि जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स थे वे पहले से ही पोल्स पे चले गए हैं, ठीक है। दिस रीजन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। दिख रहा है कि मेटाफेज प्लेट बन गई हैं। Each chromatid now has a specialized protein structure located at the centromere called a kinetochore through which spindle fibers attach। अभी जो रेसे जैसी फाइबर्स निकल रही हैं वे यहाँ काइनेटोकोर पे आके जुड़ेंगी। ये देखिए यहाँ जो प्लेट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है यही काइनेटोकोर है। तो ये देखिए यहाँ से जो रेसे निकल रहे हैं वे जा जाके यहाँ पे जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, खींचेंगे तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वे अलग हो जाएंगे। द क्रोमोसोम्स कंटिन्यू टू कंडेंस। क्रोमोसोम लगातार क्या है, कंडेंस होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। मेटाफेज इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इट लास्ट फॉर अबाउट 20 मिनट। यह सबसे लंबा फेज होता है सेल साइकिल का, 20 मिनट तक लगभग ये चलता है, 20 मिनट के बाद यह समाप्त होता है। द स्पिंडल फाइबर्स पुल एंड पुश द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम टू द मिडल ऑफ द सेल ड्यूरिंग मेटाफेज। ये क्या होंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को एकदम बीच में ले आ देते हैं, ठीक है। नोटिस इन द फिगर दैट द क्रोमोसोम लाइन अप अलॉन्ग द मिडल ऑफ द सेल। अब देखेंगे जो क्रोमोसोम है एकदम सेल के बीचों बीच आ चुके हैं, ठीक है। दिस मेक्स श्योर दैट इच न्यू सेल विल रिसीव 1 कॉपी ऑफ इच क्रोमोसोम। और इससे निश्चित होता है कि जो नई सेल बनेगी, ठीक है, वह क्रोमोसोम की एक कॉपी लेगी। क्योंकि देखिए आपने देखा था कि फिगर ऐसा बना था, अब क्या होगा, एक हिस्सा इधर जाएगा, दूसरा हिस्सा उधर की ओर चला जाएगा। ऐसे दूसरा फिगर मैं बनाता हूँ। अब ऐसे एक हिस्सा उधर जाएगा और दूसरा इधर की ओर जाएगा। ऐसे खींच के अलग अलग हो जाएंगी। इसके बाद आता है एनाफेज। इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। यह माइटोसिस का सबसे छोटा चरण होता है। इट हैज़ 2 सब स्टेज। यहाँ पे 2 सब स्टेज होते हैं, ए एंड बी। बोथ एनाफेज ए एंड एनाफेज बी कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द स्पिंडल पोल। एनाफेज ए और एनाफेज बी दोनों ही क्या करते हैं, क्रोमोसोम को स्पिंडल पोल्स की ओर ले जाने का काम करते हैं। एनाफेज ए, इन एनाफेज ए क्रोमोसोम्स आर पुल्ड पोलवर्ड। जो क्रोमोसोम होते हैं पोल की तरफ खींच लिए जाते हैं।
इन एनाफेज ए द सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, सेपरेटिंग द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम ईच अदर, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को दूसरे से अलग कर देता है। इस क्रोमेटिड इज पुल्ड टुवर्ड द पोल अलोंग द पाथ ऑफ दियर क्रोमोजोम फाइबर, जो फाइबर्स आए हैं उनके पीछे पीछे जो क्रोमेटिड है वह पोल की तरफ चला जाता है। ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम सेंट्रोमियर्स लेट द आर्म्स, और जब एनाफेजिक मूवमेंट होता है क्रोमोजोम का, वे पोल की तरफ जब जाते हैं तो सेंट्रोमियर ही क्या होते हैं, आगे की तरफ होते हैं। मतलब अगर फिगर बना दें तो देखिए सेंट्रोमियर ऐसे होगा, यहाँ पे यहाँ ऊपर क्या है, पोल है, ठीक है, यहाँ से रेसे ऐसे से जाके इस पे लगे हैं, ये क्या करेगा, खुद लीड करेगा, ये इसको खींचेगा पोल की तरफ। एज ए रिजल्ट ऑफ मूवमेंट क्रोमोजोम एक्वायर VLJ-I शेप्स एंड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब इस परिणाम मूवमेंट के दौरान क्या होता है, क्रोमोजोम अलग अलग शेप लेता है, ठीक है, देखने में, जैसे V शेप हो सकता है, L शेप हो सकता है, J शेप हो सकता है और I शेप हो सकता है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से। वंस दे आर सेपरेटेड द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमोजोम। जैसे ही एक बार अलग हो जाएंगे, अब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन्हें आप डॉटर क्रोमोजोम बोलेंगे। एनाफेज बी को देखते हैं। इन एनाफेज बी पोल्स मूव अपार्ट, पोल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एज द सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोजोम मूव टू अपोजिट साइड ऑफ द सेल बिगिंस टू गेट लॉन्गर। अब जैसे ही ये क्या है, पोल्स तक पहुंच चुके हैं अपोजिट साइड तक, तो सेल क्या होगा, धीरे धीरे लंबा होगा। एनाफेज इंड्स व्हेन द टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोजोम रीच अपोजिट एंड ऑफ द सेल। एनाफेज उस समय समाप्त होता है जब ये आइडेंटिकल जो कॉपीज है क्रोमोजोम की, वे अपने पोल तक पहुंच जाए। मोस्ट स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर फ्रॉम नियर द पोल्स बट रिमेन इंटैक्ट नियर द मिडिल। ज़्यादातर जो स्पिंडल फाइबर बने थे, जो धागे जैसी संरचनाएं बनी थी, वे क्या होगी, पोल्स पर से तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मिडिल में अभी भी थोड़ी थोड़ी रहेंगी। द नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोजोम एट इच पोल इज सेम एज प्रेजेंट इन द पेरेंट न्यूक्लियस। अब जो क्रोमोजोम की संख्याएं थी, जो प्रकार थी, वैसा ही होगा दोनों ही पोल में, जैसा कि न्यूक्लियस के अंदर था वैसा ही अब दोनों के अंदर होगा। इट इज़ द अलाइनमेंट एंड सेपरेशन इन मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि वे एक सीधी रेखा में आते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग होते हैं। और एनाफेज क्या है, उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनाफेज क्या करता है, दोनों सेल्स को बराबर मात्रा में क्रोमोजोम प्रोवाइड कराता है। ये आप फिगर देख पा रहे हो कि देखिए किस तरीके से धीरे धीरे इनका सेपरेशन होगा। एनाफेज ए में देखा आपने कि ये पोल्स थे, ठीक है, और पोल से क्या हुआ, ये बीच से ऐसे कटना शुरू हो जाएंगी, यहाँ बीच से ऐसे एक कट जाएंगी। अब क्या होगा, इनका जो पेयरिंग रहेगा वो पोल्स पे पहुँचेगा। अब पोल्स पे पहुँचने के बाद यहाँ जो देखिए स्पिंडल फाइबर की एक प्लेट जैसी बनी रहेगी, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, ये भी खत्म नहीं होगी। जब ये पूरी तरीके से वहाँ किनारे पे पहुँच जाएंगे, तब ये क्या होगी, गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेहनत करें नीट के लिए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। आप कभी भी हार मत मानिएगा, क्योंकि जान लीजिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लगातार मेहनत करेंगे, कंटिन्यूटी बना के करिए, कभी भी आप गैप मत करिए कि अब देखिए फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है तो आप कुछ सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पढ़ाई को नहीं। आप अगर 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 6 घंटे पढ़िए ज़रूर, त्यौहार मनाइए, साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कभी भी मिस मत करिए, अपने टाइमिंग को कभी भी ब्रेक मत करिए, क्योंकि अगर टाइमिंग ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। कंटिन्यूटी बना के रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।